चलिए, आवाज साफ जाता होगा तो आप लोग बताएंगे। तो बच्चे, आप लोग खूब नवरात्रा में आप लोग इस बार मेला घूमना है, क्योंकि जो नवरात्रा आया हुआ है, ये नवरात्रा आप सबको 27 सालों के बाद ऐसा नवरात्रा आया है। अब कहिएगा कि नवरात्रा तो हर साल आता है, मैं 27 साल बाद क्या, इस नवरात्रा में क्या खास है? तो हाँ, इसलिए ये नवरात्रा खास है क्योंकि माँ का पूजा एक दिन में दो दो माँ की पूजा होता था। जैसे कभी सप्तमी अठमी एक लंग सुने होंगे आप लोग, षष्ठी सप्तमी एक लंग, मगर इस बार एक पूजा है, एक दिन एक माँ की पूजा होगा। मतलब इस बार 10 दिन के नवरात्रा। नवरात्रा तो 9 दिन के ही होता है, आज 10 दिन का ही इस बार मेला है, आप सबको पता होगा। तो ये जो मुहूर्त जो आया है, ये लगभग 27 साल बाद ऐसा मुहूर्त आया है। तो चलिए, सबसे पहले जितने भी मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन चाहने वाले स्टूडेंट हैं, सबको कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको के ही प्यार दुलार से बहुत सारा हमको सपोर्ट मिल रहा है बाबू। कल मेरा आप लोग को हम लोग बोले थे, तो मेरा कल 1700 का फैमिली हो गया, मतलब 1700 सब्सक्राइबर मेरे यूट्यूब चैनल पे हुआ। इसलिए आप सबको तहे दिल से नमस्कार बाबू कि आपने हमको इतना सपोर्ट किए। बस कुछ और चाहिए बाबू, आप सबकी सपोर्ट। बहुत जल्द ही आप सबके सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द ही 2000 का सब्सक्राइबर बन जाएगा। तो चलिए, हम लोग ज्यादा बात ना करते हुए हम लोग देखेंगे। इसमें देखना यही है कि आज हम पढ़ाएंगे ये क्लास 10 का चैप्टर 1 का। हम लोग जो पढ़ाएंगे आपको खंड ग पढ़ाएंगे। क पढ़ा चुके हैं, ख पढ़ा चुके हैं, आज हम ग पढ़ाएंगे। ग का नाम है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। ठीक है, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। क्वेश्चन के माध्यम से हम सारी बुक के बात बताएंगे और भी वन लाइनर हम आपको क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और कल बच्चा के 10th का एग्जाम है, क्लास 10th का, तो हमने वायरल क्वेश्चन भी करवाने आज रात को। क्लास 10th के एकदम जुड़ना ना भूले, क्लास 10th का हमने वायरल क्वेश्चन करवाएंगे आज बच्चों सबको। तो चलिए, हम लोग ज्यादा बात ना करते हुए आप सबको तहे दिल से नमस्कार बाबू। आप लोग इसी प्रकार दुलार प्यार देते रहिए। और आप लोग की माता से मेरी यही विनती है कि हे माँ, जितने ही मेरे चाहने वाले ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट है, सबको मनोकामना पूर्ण हो। आप सब बाबू प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, यही मेरे लिए बहुत बहुत बात है। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला जो आप सब जानते होंगे, नवरात्रा पर अभी विशेष छूट है बाबू कि जो भी मेरे बच्चे कोचिंग में ऑनलाइन एडमिशन कराएंगे या ऑफलाइन, ऑनलाइन के तो फ्री में चल रहा है, ऑफलाइन में जो भी अभी, तो मात्र हम अभी जो क्लास 10th और क्लास 12th वाला के मात्र हम 299 रुपया में हम ऑल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो इसके लिए विशेष ऑफर है, 299 का है, जिसमें आपको लगभग मतलब कि आपको एक बार पेमेंट करना है। आप टोटल अभी एग्जाम के लिए हमको टोटल अभी 4 से 5 महीना आपको पढ़ाना है। 2 महीना इधर पढ़ाना है और मतलब कि 3 महीना इधर, लगभग 5 महीना 4 महीना के आसपास पढ़ाना है। तो आपके लिए मात्र हम अभी जो ऑफर लेके आए हैं, वो मात्र हम 2000 का ऑफर लेके आए हैं। ऑफलाइन वाले के लिए, क्लास 10th का बच्चा हो या क्लास 12th का बच्चा हो, ये ऑफलाइन ऑफर है एकदम। तो आइए आप एडमिशन लीजिए और 100% आपको रिजल्ट यहां से होगा। केवल भरोसा रखिए, उम्मीद रखिए, 100% रिजल्ट होगा। आइए बात करते हैं। पहला देखेंगे हम लोग, इसमें कह रहा है वन के बारे में। क्या किसके बारे में कह रहा है? वन के बारे में कह रहा है कि वन क्या है। वन क्या है देखिएगा, वन क्या है? वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधे एवं झाड़ियों द्वारा आच्छादित सजे होते हैं। मतलब वैसे वन जो झाड़ियों के द्वारा सजे होते हैं, उसे वन कहते हैं। क्या कहते हैं? वन कहते हैं। वन कितने प्रकार के होते हैं? वन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के वन होते हैं। पहला उसका नाम है प्राकृतिक वन और दूसरा है मानव निर्मित वन। अब आप कहेंगे कि प्राकृतिक वन क्या होता है और मानव निर्मित वन क्या होता है? तो बाबू, प्राकृतिक वन में हम लोग देखेंगे
प्राकृतिक वन वे वन जो स्वतः अपने आप विकसित होते हैं उसे प्राकृतिक वन कहते हैं, मतलब उसमें मानव का कोई अधिकार नहीं है। वैसे वन जो अपने आप विकसित हो उसे प्राकृतिक वन कहते हैं। आप लोग को समझ गए होंगे। मानव निर्मित वन मतलब मानव के द्वारा, वे वन जो मानव के द्वारा विकसित किए जाते हैं उसे मानव निर्मित वन कहते हैं या वानिकी कहते हैं। ठीक है, समझ गए। वन एवं जीवों में महत्व क्या है, वन एवं वन्य जीवों के क्या महत्व है से देखेंगे। उसके बाद देख रहे हैं इसके वन का महत्व क्या है, हमारे जीवन में वन का क्या महत्व है। वन एक प्राकृतिक संपदा है जिससे हम अपने आप मानव सभ्यता का महान विकास किया है। आज भी 21वीं शताब्दी में न केवल वन हमारी मूलभूत आवश्यकता है, सहायता है, बल्कि पर्यावरण संतुलित करने एवं वर्षा कराने में भी अति आवश्यक साधन है। मतलब हमारे जिंदगी में समझ जाइए कि जितना जरूरी भोजन से अति जरूरी है हमारे लिए प्राकृतिक पर्यावरण। अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो खा के ही क्या करेंगे, आदमी का जिंदगी रहेगा तभी तो आदमी भोजन कर पाएगा। तो अब समझ जाइए कि हमारे जिंदगी में इतना बड़ा महत्व है पर्यावरण का। आप सोच सकते हैं कि आदमी पर्यावरण के मतलब कि पर्यावरण से हमारी जड़ जुड़ी हुई है। मानव का इतना बड़ा महत्व प्राकृतिक पर्यावरण का है कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि धरती पर मानव तभी रह सकता है जब प्राकृतिक पर्यावरण होगा। प्राकृतिक पर्यावरण नहीं है तो मानव नहीं, या मानव नहीं तो प्राकृतिक नहीं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसके बाद कह रहा है वन्य जीव। सृष्टि के आरंभ से ही वन प्राणी मानव के लिए प्रतिस्थापित होने वाला साधन। वन्य जीवों में मानव के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम जैसे परिवहन, कृषि, पशुपालन आदि के साथ पहले चरण में अब तक निभाया है। वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच है। वन पृथ्वी के लिए क्या है, वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच है। वन क्या है, वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच है। वन एवं वन्य जीव प्राणी मानव जीवन का हाथ सफर है। वर्तमान समय में विकास के दौर में हमने अपने अतीत सभी मानव जीवन को हमें भली भांति समझाना होगा एवं इनके संरक्षण हेतु उपयुक्त कदम उठाने होंगे। अब कह रहा है मतलब कि समझ जाइए, वन जो है वो प्राकृतिक मतलब कि भूमि के लिए वो एक तरह से क्या है, कवच कुंडल है। समझ रहे कि नहीं, क्या है, कवच कुंडल है। अगर वन नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगा, वन नहीं है तो कुछ नहीं है, वन ही है तो सब कुछ है। उसके बाद कह रहा है वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों के कितने प्रकार है। तो वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को आप लोग देखेंगे 4 प्रकार में बांटा गया। पहला गया अत्यंत सघन वन, दूसरा सघन वन, तीसरा खुले वन, चौथा झाड़िया एवं अन्य वन। मैं आर्या लिख दिया है, मैं झाड़िया होगा। ठीक है, क्या होगा, झाड़िया। देखेंगे हम लोग तो आप लोग देख लिए अत्यंत सघन वन, खुले वन और झाड़िया एवं अन्य वन। चलिए देखिए अत्यंत सघन वन क्या है। उसके बाद मैंग्रोव वन। लगभग 5 भागों में वन को बांटा गया था। आपसे पूछेगा कि वृक्षों के आधार पर वनों के मतलब वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों के कितने भागों में, तो 5 भागों में। अत्यंत सघन वन, खुले वन, झाड़िया एवं मैंग्रोव वन। क्या होता है अत्यंत सघन वन, क्या होता है, भारत में इस प्रकार का वन विस्तार लगभग 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 1.66% है। असम और सिक्किम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्यों में इस प्रकार के वन आपको देखने को मिलेगा। वनों का घनत्व 75% से अधिक है। ऐसे वन 75% से अधिक है, मतलब पूर्वोत्तर राज्य में आपको ये वन आपको देखने को मिलेगा, असम और सिक्किम को छोड़कर, क्योंकि यहाँ अधिकांश थोड़ा जानते हैं सिक्किम उर्वा जो है ना थोड़ा ठंड ज्यादा होता है, इसी के कारण से। उसके बाद देखेंगे सघन वन क्या है। इसके अंतर्गत 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि पर
आते हैं। ये हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र एवं उत्तराखंड क्षेत्रों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। यहाँ वनों का घनत्व 62.66% है। क्या बोले? 66.66% है। खुले वन क्या है? इस प्रकार के वन 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैले हुए हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा कुछ जिलों में एवं असम के 16 आदिवासी जिलों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। असम के आदिवासी जिलों में वृक्षों का घनत्व 23.89% है। खुले वन, झाड़ियां एवं अन्य वन, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल के मैदान में वृक्ष का घनत्व 10% से ही कम है, इसीलिए इसको हम लोग झाड़ियां वन के अंतर्गत देखते हैं। जानते हैं कि वनों को विकास के लिए भौगोलिक दशाएं नहीं होती है, इसलिए इस क्षेत्र को इस वर्ग में रखा गया है, जिसके अंतर्गत 2.94 हेक्टेयर भूमि में आते हैं, जो कुल भौगोलिक का कितना प्रतिशत है? 8.68% है। 5 नंबर है तटीय वन, जो मैंग्रोव वन को दूसरा नाम तटीय। विश्व के तटीय वन का मात्र 5%, जिनमें भारत का आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, केरल एवं दमन द्वीप क्षेत्रों में शामिल है। यह देश के कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.42% में फैला हुआ है। प्रशासकीय दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रशासकीय दृष्टि से वनों को हम लोग 3 भाग में देखते हैं। पहला आरक्षित वन, दूसरा रक्षित वन, तीसरा अवर्गीकृत वन। देखिए बाबा, आरक्षित वन क्या होता है? आरक्षित वन के मतलब होता है जो वन जलवायु के दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें आरक्षित वन कहते हैं। इस वन में न तो लकड़ियां काटी जा सकती है और न ही पशुचरण हो सकता है। मतलब ऐसे वन में आपको लकड़ी काटना अलाउ नहीं रहेगा, पशु जानवर को चराना अलाउ नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसे वन जिसमें पशु मतलब चराना या लकड़ी काटना या जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, यह आरक्षित वन कहते हैं। जलवायु की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब कि जैसे ये वन काट देंगे तो वर्षा कम होगा, तो भाई मेन वर्षा नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीना असंभव होगा, लोग तो मरने लगेंगे। इसीलिए इस पेड़ को थोड़ा महत्वपूर्ण ज्यादा दिया गया है। आगे देखेंगे हम लोग, संरक्षण, मरुस्थल प्रसार को रोकने तथा जलवायु के निमित्त रखने हेतु इसकी आवश्यकता होती है। वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र 54% आरक्षित वन घोषित है। मतलब लगभग देश में 54% आरक्षित वन है। मतलब 54% में आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। आरक्षित वन का सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है, जहां कुल वन क्षेत्र का 75%। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी आरक्षित वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो आरक्षित के बारे में हम आपको समझाए। तीसरा हम बताएंगे आपको, दूसरा जो है कहता है रक्षित वन। रक्षित वन क्या है बाबू? इस वन में क्षेत्र में विशेष नियमों के अधीन पशुओं को चराने और सीमित रूप से लकड़ी काटने की सुविधा दी जाती है। मतलब इसमें पशु को चरा सकते हैं, लकड़ी को काट सकते हैं अपने सुख सुविधा के लिए। समझ रहे? वनों को अत्यधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इसकी सुरक्षा की जाती है। वन विभाग के अनुसार कुल वन का लगभग 1/3 हिस्सा, लगभग 29% रक्षित वन का भी सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी आरक्षित वन पाए जाते हैं। अब अर्गीकृत वन क्या होता है देखेंगे। वैसे सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार के व्यक्तियों समुदाय को स्वामित्व में होते हैं। ठीक है, मतलब कि अर्गीकृत वन के मतलब वैसे सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार व्यक्ति समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, स्वतंत्र एवं अर्गीकृत वन के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार के वनों में लकड़ी काटने और पशु चराने पर सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है। मतलब इस पर कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए सरकार के इसके लिए शुल्क लेती है। कुल वन क्षेत्र का 17% अवर्गीकृत वन है। पूर्वोत्तर के सभी राज्य में गुजरात अत्यधिकतर करके गुजरात वन क्षेत्र में अवर्गीकृत है और स्थानीय समुदाय के प्रबंध में। मतलब ऐसे वन, मतलब सरकार आपसे कुछ टैक्स लेंगे और उसके बाद इसमें पूरी क्या है तरीका से ऐसे वन के लिए छूट है। आप लकड़ी काटिए, कुछ भी कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति, मतलब बिहार में वन की दृष्टि से कैसे हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपने करा, बिहार के वन संपदा की वर्तमान स्थिति कैसा है, मतलब बिहार में वन किस प्रकार से है, देखेंगे हम लोग। तो कह रहा बिहार में विभाजन के बाद वन विस्तार बिहार राज्य दयनीय स्थिति में। मतलब जब बिहार आजाद, मतलब बिहार जब अलग हुआ था,
बिहार से जब झारखंड अलग हुआ था तो बिहार की वन के क्षेत्र में स्थिति बहुत क्या हो गया, खराब हो गया था, क्योंकि वर्तमान में बिहार अधिकतर भूमि पर कृषि हो गया है। बिहार में सबसे अधिकतर जो भूमि है वो कृषि योग्य भूमि है। कौन सी भूमि है, कृषि योग्य भूमि। मतलब कृषि योग्य भूमि का मतलब ऐसे भूमि जिस पर कृषि की खेती की जाती है। कृषि केवल 6,764.14 हेक्टेयर में वन क्षेत्र बचा हुआ है। यह भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.1%। वैसे तो बिहार के 38 जिलों में 17 जिलों में वन क्षेत्र समाप्त हो गया है। पश्चिम चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जिलों में वनों की स्थिति कुछ बेहतर है, जो 3700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मतलब बिहार में वन की स्थिति बहुत क्या हो चुका है, खराब हो चुका है, बहुत दयनीय हो चुका है। ठीक है, समझिए 17 जिला में वन का क्षेत्र क्या हो, पूरी तरीका से समाप्त हो गया। यहाँ वन न के बराबर है, जो कि बिहार के लिए बहुत दयनीय स्थिति है। अब अगला करा, वन के विनाश के प्रमुख कारण क्या है। वन के विनाश होने का प्रमुख कारण हम लोग देखेंगे। करा वन के विनाश होने के दो प्रमुख कारण देखिएगा, दो कारकों के लिए। पहला, वन प्राकृतिक एक अमूल्य संसाधन जो भूगोल के देताओं के अनुसार वन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे आजीवन हमें कुछ न कुछ देते ही रहते हैं, परंतु मानव ने अपनी लालसा एवं लिप्सा से पूर्ति हेतु इस प्राकृतिक उपहार को दुरुपयोग करता है। मतलब मानव अपने सुख के लिए प्राकृतिक चीज से भी क्या करते हैं, खिलवाड़ करते हैं। अपने सुख सुविधा के लिए अच्छे वन को भी क्या कर देते हैं, काट देते हैं और उसको अपने योग्य बना लेते हैं। वन विनाश के प्रमुख कारण इस प्रकार से है। पहला देखेंगे, देखिएगा पहला जो करा, बढ़ती जनसंख्या के लिए भोज्य पदार्थ, आवास, शिक्षा एवं नए नए उद्योग आदि का विकास करना अति आवश्यकता, फलत वनों की सफाई करके ऊपर वर्णित सारी व्यवस्थाएं की गई। दूसरा, यातायात के साधन और इलेक्ट्रॉनिक युग में सड़कों का जाल एवं रेलवे ट्रैक बनाने में भी परम आवश्यक है। इसके इनके नव निर्माण के लिए वनों का सफाई, मतलब ये जैसे जैसे सब का निर्माण हो गया वैसे वैसे पेड़ के क्या हो गया, धीरे धीरे कटाई होने लगा। पेड़ के कटाई होने के कारण और दयनीय स्थिति क्या हो गया, खराब हो गया, जैसे आप लोग चित्र में देख रहे हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग, अब कह रहा है वन्य जीवों के ह्रास के प्रमुख कारण क्या है। वन्य जीवों के ह्रास के प्रमुख कारण उल्लेख करें। देखेंगे हम लोग वन्य जीवों के ह्रास चार प्रमुख कारण इस प्रकार से। पहला जो कारण, वन्य जीवों में ह्रास का सबसे बड़ा कारण वृक्षों को अंधाधुंध क्या होना, काटना। उसके बाद जिसमें इनका आवास छीना गया और वो बेघर हो गए, मतलब कि जिस पर वन स्थापित थे, वन थे, उसको आप लोग क्या किया, अपने योग्य के लिए मानव ने क्या कर दिया, काट दिया और उनको घर से क्या कर दिए, बेघर कर दिए। दूसरा, पालतू पशु के द्वारा अनियंत्रित चारण एवं विभिन्न तरीकों से वन संपदा का देहन क्या हुआ, दोहन हो गया, जो वन जीवों के ह्रास एवं विलुप्त होने के कारण बने हैं। तीसरा, रेल मार्ग, सड़क मार्ग निर्माण, औद्योगिक विकास एवं नागरीकरण के कारण वन्य जीव का क्या हो गया, ह्रास मतलब समाप्त हुआ। चौथा, वन्य जीव को शिकार और इनके व्यापार में भी वन्य जीवों का ह्रास तेजी से हो गया। आप लोग के समझ में आता होगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, वन्य जीवों में ह्रास में प्रदूषण जनित समस्याओं को अपना विचार स्पष्ट करें। देखिएगा क्या क्या होता है इसमें। वन्य जीव के ह्रास प्रदूषण से जनित समस्याओं का विचार स्पष्ट कीजिए। वन्य जीवों के ह्रास में वनों की कटाई के बाद प्रदूषण दूसरी सबसे बड़ी समस्या। मतलब कि जब वन के धीरे धीरे खत्म हुआ तो सबसे पहले जो बड़ा समस्या आया वो आया प्रदूषण। बात सही है। प्रदूषण के मामले में बिहार में पटना का, भारत में पटना का नाम है भाई, देखेंगे सबसे प्रदूषित जगह। प्रदूषण से न केवल हम मानव बल्कि जीवन के प्रभावित होते हैं। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, रेडियो धार्मिक प्रदूषण से वन जीवों के काल प्रजनन, शक्ति, आवास, भोजन आदि पर गहरा प्रभाव पड़ता है और इसका ह्रास हो रहा है। अब उसके बाद करें वनों के पर्यावरण, मतलब वन में पर्यावरणीय महत्व। वनों के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। करा, वन मानव सभ्यता और विकास का सर्वप्रथम जरिया था। आदि काल से ही वन और वन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का सदुपयोग करते आ रहे हैं। वर्तमान समय में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वन का न केवल वर्षा सहायक बल्कि जलवायु नियंत्रण, आहार श्रृंखला, ईंधन, फर्नीचर आदि जैसे जीवन उपयोगी कार्यों की सहायक होती है। यदि 33% क्षेत्र में भौगोलिक दृष्टिकोण से वन रहे तो समय पर वर्षा, मिट्टी और अपरदन पर रोक एवं अन्य आपदाओं को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।
33%, मजीवा तक 33% से भी क्या है, कम है। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है वन और वन्य जीवों में संरक्षण के, वन और वन्य जीव को संरक्षण, वन और वन्य जीवों का संरक्षण सहयोगी रीति रिवाजों का उल्लेख करें। वन और वन्य जीवों के संरक्षण आदिकाल से ही हमारे देश में अनेक रीति रिवाज से चलते आ रहे हैं। आज भी उनमें से कुछ हमारे देश में अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। न केवल रीति रिवाज बल्कि भावनात्मक जुड़ाव भी इसके साथ रहता है। पहला, गाय को हम लोग हिंदू धर्म में सबसे अधिक महत्व देते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं। गाय को घर का पहला आहार दिया जाता है, मतलब पहला भोजन गाय को ही देना चाहिए, ठीक है। दूसरा कह रहा है आंवला, नीम, पीपल, बरगद, तुलसी आदि वृक्ष पूजा की जाती है, मतलब ऐसे वृक्ष को हम लोग पूजा करते हैं। तीसरा, वन और वन्य जीवों के लिए संरक्षित बुद्धि और विकास हेतु वृक्षों की वृद्धि के समय जंगल में लोग नहीं जाया करते थे, है। उसके बाद अब देखेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये VVI क्वेश्चन है बाबू, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या है? उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 में एक विशेष अभियान चलाया गया था। आंदोलन प्रारंभ हुआ था जिसके तहत स्थानीय लोग ठेकेदार की कुल्हाड़ी से हरे भरे पेड़ पौधों को काटते देखकर बचाने के लिए अपने आगोश में पेड़ को पौधे को घेर कर उनकी रक्षा करते हैं, जिससे क्या कहे, चिपक गए। उसी को हम लोग चिपको आंदोलन, मतलब पहले बोला कि पहले हमें काटे उसके बाद पेड़ के काटे, इसी के लिए उसका नाम पड़ गया। इसका मेन तो काटता धरता था, उसका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा का मृत्यु हो गया होगा। सुंदरलाल बहुगुणा ये बहुत बड़े आदमी थे चिपको आंदोलन के। चिपको आंदोलन का नेतृत्वकर्ता में सबसे प्रमुख चेहरा कोई था तो था सुंदरलाल बहुगुणा। मतलब कि बड़े बड़े ठेकेदार सब आए और पेड़ पौधा जब काटना अंधाधुंध स्टार्ट कर दिया तो वहां की महिलाएं, वहां के लोग, वहां के अनपढ़ लोगों ने बोला कि पहले हमें काटिए उसके बाद क्या कीजिएगा, पेड़ के काटे। इसीलिए पेड़ को चिपक गए। देखिए यहाँ देख लीजिए, आप चित्र के माध्यम से देखिए, यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ देखिए कुल्हाड़ी से, यहाँ देख लीजिए किस प्रकार से चिपकी हुई है, ठीक है। बोला कि पहले हमें काटिए उसके बाद पेड़ के काटना है। कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है? मतलब कि कैंसर में कौन ऐसा पौधा है जो कैंसर में भी काम देता है। कैंसर एक इतना खतरनाक बीमारी है, इसका समय यदि पता न चले तो यह लाइलाज हो जाता है, क्योंकि कैंसर अनेक प्रकार के, परंतु फिर भी भारतीय औषधीय जगत के अनुसार एक विशेष प्रकार का टैक्सोल कैंसर रोधी औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो सदाबहार वृक्षों के छाल टैक्सोल बेक्टा एवं प्रभी पोलियो प्राप्त किया जाता है। देख लीजिए कैंसर किस प्रकार से लोगों को प्रभावित करता है, और यही टैक्सोल नाम का पौधा। आपसे पूछेगा कैंसर में कौन सा पौधे काम करते हैं, टैक्सोल नाम के पौधे कैंसर में उपचार के लिए काम करते हैं। अब कह रहा है रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक के मतलब देखेंगे, पृथ्वी पर पशु पक्षी जीव जंतु संख्या का रिकॉर्ड रखने की संस्था को ही रेड डाटा बुक कहते हैं। मतलब कितना जीवित है, कितना कौन सा जानवर है, कितना कौन सी पक्षी है, कितना क्या है, कितना नहीं है, उसी को हम लोग रखने के जो रिकॉर्ड होता है, फाइल होता है, उसी को हम लोग रेड डाटा, इसे IUCN जारी करती है। IUCN का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर ऑफ, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। कंजर्वेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। रेड डाटा बुक में सामान्य प्रजातियों को विलुप्त होने के खतरे से अवगत किया जाता है। इसमें मतलब बता देता है कि ये जीव जंतु क्या होने वाला है, खत्म होने वाला। प्रजातियों का सर्वमान्य रूप से चिन्हित होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों को पहचान एवं उनके संरक्षण संबंधी कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना होता है। अब आइए कह रहा बाघ परियोजना। बाघ परियोजना का मतलब प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है? बाघ परियोजना देखेंगे। बाघ परियोजना विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजना में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई। वन्य जीव संरचना में बाघ टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों को संख्या अनुमानित संख्या 5500 से घटकर मात्र 1827 रह गई। बाघों की मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए क्या है, जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या को मुख्य कारण है। बाघों की खाल का व्यापार, इनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत और औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। क्योंकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध कराते हैं। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार
के जैव जाति के भी बचाना है। उत्तरांचल में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सारिका वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजना के उदाहरण है। ये सब यहाँ मतलब कि स्थित है। उसके बाद कह रहा है देखेंगे हम लोग वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र, ठीक है। चलिए देखेंगे हम लोग, थोड़ा कमेंट भी देखना पड़ता है कि किनका किनका लोग क्या आया है। चलिए देखिए, वन प्राणियों के संरक्षण के लिए सुरक्षित वन राष्ट्रीय उद्यान, बिहार या अभयारण्य तथा जैव मंडल राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? नेशनल पार्क। ऐसे पार्क का उद्देश्य वन प्राणियों के प्राकृतिक आवास में वृद्धि एवं प्रजनन की परिस्थितियों को तैयार करना। इस उद्यान में बाहरी हस्तक्षेप वर्जित होता है, जैसे कृषि कार्य करना, वहां कृषि आप नहीं कर सकते, वन उत्पादों को एकत्र करना, पशु चारना नहीं कर सकते हैं, निर्माण कार्य करना। देश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितना है? 85। देश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितना है? 85 है, ठीक है। अब कर बिहार क्षेत्र या अभयारण्य, ये 85 आपको है, 85। उसके बाद कर बिहार क्षेत्र या अभयारण्य, यह एक ऐसा सुरक्षित क्षेत्र होता है जहां वन्य जीव सुरक्षित ढंग से रहते हैं। यह निजी संपत्ति हो सकती है। इस क्षेत्र के कृषि वन उत्पादन को एकत्र करने में, मछली पकड़ने आदि की सीमित छूट होती है। वन्य जीवों की स्वाभाविक जैविक क्रियाएं जैसे घोंसला बनाना, जोड़ा बनाना, अंडे बच्चे सेवना आदि पर बाधा पहुंचाने पर मालिकाना अधिकार को सीमित किया जा सकता है। भारत में इनकी संख्या 448 है। बिहार में बेगूसराय, कांवर झील और दरभंगा का कुशेश्वर इसके लिए चिन्हित किया गया है। किसके लिए? बिहार क्षेत्र एवं अभयारण्य। जैव मंडल क्या होता है? यह वह जैव क्षेत्र है, यह वह क्षेत्र है जहां प्राथमिकता के आधार पर जैव विविधता के संरक्षण कार्य क्रम चलाए जाते हैं। इन क्षेत्र में जैव विविधता के अनुवांशिकी विविधता के रूप में संरक्षित कार्यक्रम चलाया जाता है। विश्व में 65 देश में करीब 243 सुरक्षित जैव मंडल है। भारत में इनकी संख्या कितना है? 14। आपसे पूछेगा जैव मंडल भारत में कितना है, तो आपसे बता देगा, तो बताइएगा 14 है। अब 10 लुप्त होने वाली पशु पक्षियों का नाम बताइए। कौन कौन है? भारत वनस्पति जगत में विश्व में 8वां स्थान रखता है, परंतु विकास धार में बहुत सारे पशु पक्षी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं, जिसमें चीतल, कृष्ण मृग, कस्तूरी मृग, भेड़िया, नीलगाय, बरसिंगा, चीता, गेंडा, गिद्ध, सिंह तथा पक्षिया, हंसवार, अवासील, तरंग, श्वेत सारस, गुसर, बगुला, पर्वतीय बटेर, मोर एवं लाल संगा है। 10 को पशु पक्षी के नाम इसमें बता, पक्षियों के नाम। उसके बाद भारत के 2 प्रमुख जैव मंडल क्षेत्र का नाम, क्षेत्रफल एवं राज्यों का नाम बता। यूनेस्को के सहयोग से भारत ने 4 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई। भारत का जैव मंडल क्षेत्र में नीलगिरी है जो 5520 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका फैलाव तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तक है। दूसरा रिजर्व जैव मंडल नंदा देवी जो 2236.74 वर्ग किलोमीटर में उत्तराखंड राज्य में फैला हुआ है। भारत में 2 प्रमुख जैव मंडल का नाम है। तो पहला कहां कहां था जो देख लिए हैं? पहला जो 5520 किलोमीटर में लगभग फैला हुआ है, और दूसरा जो फैला हुआ है वो आपको लगभग 2236 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, ठीक है। अब कहा जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? विस्तार से लिखिए। किससे लिखिए? विस्तार से। तो जैव विविधता एक तात्पर्य किसी खास देश में वन्य जीव विभिन्न जाति या प्रजातियां से लगाया जाता है। हमारा देश भारत जैव विविधता सौंदर्य विश्व के सर्वाधिक समृद्ध देशों में से एक है। वर्तमान समय में विश्व की सारी उपजातियों 8% संख्या यहाँ पाई जाती है। जैव विविधता राष्ट्रीय स्वास्थ्य, जैव मंडल एवं जैविक उद्यानों के लिए महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य है। इससे हमें परोक्ष एवं उपरोक्ष लाभ मिलते हैं। मानव के भोजन पूर्ण जैविक संसाधन प्राप्त होता है। इसी प्रकार विकसित पौधे एवं घरेलू जानवरों को कुशलता
नस्ल आधुनिक खेती की रीढ़ की हड्डी है। जैव विविधता का उपयोग बहुत सारे औषधि उपयोग में होता है, जैसे मॉर्फिन उपयोग दर्द निरोधक, लिक्यूनाइस का उपयोग मलेरिया के लिए, टैक्सोल कैंसर रोधी औषधि के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन, मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी ह्रास के कारण। आप लोग क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, इतना बारीकी से लिखा हुआ है कि क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप सबको खुद समझ में आ जाएगा। कर मानव क्रियाएं प्राकृतिक वनस्पति एवं प्राणी जात के ह्रास के कारण बने हैं। यदि अभी भी मानव सचेत नहीं हुआ तो इनके विनाश के साथ साथ मानव का विनाश भी क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा। सर्वप्रथम मानव अपने व्यवसाय उद्योग स्थापना विकास की धारा को आगे बढ़ाने के लिए जंगलों को साफ किया, जिसमें बहुत सारे वनस्पति और वन प्राणी क्या हो गए, विलुप्त हो गए एवं कुछ विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी में जानवरों को तेजी से आयात निर्यात का कार्य शुरू किया गया, जिसमें प्राणी जात ह्रास हुआ है। मानव ने अपने लोभ और लालसा की पूर्ति हेतु न केवल प्राणियों की निर्मम हत्या की है, बल्कि इनका अपने देश में दूसरे देशों से क्या है, बेचने का भी काम करता है। तो अब देखेंगे हम लोग इसमें मतलब कि वन में 20वीं और 21वीं शताब्दी में इतना बड़ा मतलब कि आयात निर्यात हो गया है कि बड़े बड़े हाथी को, जानवर सबको जानते हैं या शिकार किया जाता है, वो सबको बेचा जाता है। अब उसी माध्यम से हम लोग जितना पढ़े हैं उसी माध्यम से वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो देखेंगे, जितने भी क्वेश्चन आप देखें उसके माध्यम से वन लाइनर क्वेश्चन। वन विस्तार नीति की नजरिए से भारत विश्व का कौन सा स्थान है, 10वां। बिहार में कितने जिले में वन क्षेत्र समाप्त हो गए हैं, 17। भारत में 188 आदिवासी जिले के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन पाया जाता है, 60.11%। ठीक है। नदी घाटी परियोजना कब शुरू हुआ था, 1952 में। भारत में कितने सुरक्षित जैव मंडल क्षेत्र है, बताइए, 14। कुशेश्वर पक्षी अभियान बिहार के किस जिले में है, दरभंगा। प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ था, 1973 में। कब आया था, 1973। चिपको आंदोलन कहां शुरू हुआ था, उत्तराखंड टेहरी गढ़वाल प्रदेशीय जिले, 1972 में। भारत का पहला जैव मंडल क्षेत्र कौन है, नीलगिरी। भारत में कितना करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है, करीब 68 करोड़ हेक्टेयर पर। वन विस्तार के नजरिए से विश्व का पहला देश कौन है, भाई, रूस है। आरक्षित एवं रक्षित वन का सबसे अधिक विस्तार कहां, मध्य प्रदेश, 75%। भारत में वनों एवं ह्रास का मुख्य कारण क्या है, कृषिगत भूमि का फैलाव। नदी घाटी परियोजना के कारण 5500 वर्ग किलोमीटर में अधिक वन क्षेत्रों में नष्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, किसके कारण करा, कृषिगत भूमि पर। इसमें देखेंगे नदी घाटी परियोजना के कारण, नदी घाटी परियोजना के कारण 5500 वर्ग किलोमीटर में अधिक वन का क्या हो रहा, नष्ट हो गया। उसके बाद 18 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है, देखेंगे वन एवं जीवों को कालाबाजारी मुख्य केंद्र क्या है, चीन। टैक्सोल नामक रसायन किस पौधे से प्राप्त होता है, तो चीरी के पौधे से। किस पौधे से, चीरी। वेटलैंड क्या है, वेटलैंड क्या है, निम्न तलीय जल एवं जमाव वाले क्षेत्र को वेटलैंड कहा जाता है। संकट, उसके बाद कह रहा है संकटापन पादन प्रजातियों की सूची को क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक कहते हैं। मतलब वैसे जीव जंतु जो विलुप्त होता है, विलुप्त होने वाला है, उसके कगार पर आने, उसके लिए सूचित करते हैं, उसी को रेड डाटा बुक कहते हैं। सारी उसकी रिपोर्ट रखते हैं। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितना है भाई, तो आपको 85। मध्य प्रदेश में घड़ियालों की कमी का क्या कारण था, पर्यावरण परिवर्तन। घड़ियाल प्रजनन के केंद्र कहाँ है, मध्य प्रदेश के मुरैना में। उसके बाद कर उजले बाग का प्रजनन केंद्र कहाँ है, उजले बाग का, तो उड़ीसा के नंदन कानन में। हॉट स्पॉट्स की स्थापना कब हुआ था, तो 1988 में। हॉट स्पॉट्स का दूसरा नाम क्या है भाई, तो देखेंगे इन सेंटू। सरिस्का बाघ परिजर्व कहाँ स्थित है, राजस्थान। भारत में किस धर्म के अनुयायी को अहिंसा प्रेमी होते हैं, तो इसमें कह रहा है जैन एवं बौद्ध धर्म के। पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है, किसने कहा था, तो महात्मा बुद्ध ने। उसके बाद भारतीय वन्य जीवों ने बोर्ड का गठन कब हुआ, 1952 में। हमारे देश की जलवायु कैसी है, विषम है। उसके बाद देखेंगे ZSI का फुल फॉर्म क्या होगा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ZSI के अनुसार हमारे यहाँ जीव जंतु को कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो आप लोग देख लीजिएगा 89,451। अब तक कितने प्रजातियों का नामकरण किया जा चुका है, 17 लाख का। आयुर्वेदिक, उसके बाद आयुर्वेदिक के जनक किन्हें कहते हैं, तो चरक को कहते हैं। चरक संहिता के कितने पशु तथा पौधों का उल्लेख किए हैं, बताइए, 200 पशु तथा 340 पौधे। भारत में मछलियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है, 1693 मछली। भारत में चावल की कितने किस्म पाए जाते हैं, बताइए, 50,000 से लेकर 60,000 तक। भारत में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है, 1200। दर्द निरोधक के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मॉर्फिन का।
BSI, बताइए क्या होगा? बोटेंशियल सर्वे ऑफ इंडिया। IUCN क्या होगा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिजोर्स। उसके बाद FAO, इस सब का नाम आपको पढ़ना है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, WCU। उसके बाद WWF, इस सब का फुल फॉर्म है, आप देख लीजिएगा, एक बार देख लेंगे आप लोग बढ़िया से। ये सब का फुल फॉर्म एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है आपसे, तो ये सब लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है? तो एक बार बढ़िया से आप लोग हम दिखा देते हैं, आप लोग इसका कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, या मोबाइल से देखते होंगे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार देख लीजिए बढ़िया से। चलिए, तो आप लोग खंड ग हम आपको पढ़ा दिए, वन के बारे में पढ़ा दिए, वन एवं वन्य जीव से पढ़ा दिए। अब हम पढ़ाएंगे खंड ख, ठीक है? तो आप लोग इसी प्रकार बने रहिए, तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, जय।